तो ऐसी केमिस्ट्री जो कि डील करेगी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के साथ। तो मेन थिंग इसमें जो आपने फोकस करना था वो था अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब भी वर्ड आ जाएगा तो वो आपके पास चला जाएगा बायोकेमिस्ट्री में चीजें। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास था बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आर स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके पास आप देखते हो कार्बन की जो चीजें होती है आप ऑर्गेनिक भी पढ़ते हो, लेकिन कार्बन की आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हो। लेकिन कार्बन की जो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके पास आपके पास करेक्ट ऑप्शन था ए ऑप्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, फोटोसिंथेसिस इज स्टडीड इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ते हैं जी किस ब्रांच में, बायोकेमिस्ट्री में। अकॉर्डिंग टू साइंस जो आपके पास प्लांट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को वो लिविंग भी लेते हैं। तो आपके पास जब चीज लिविंग आ जाएगी तो फिर बात वही आ जाएगी कि हम उसकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपको पता है बायो का मीनिंग ही क्या है, लिविंग। ठीक हो गया ये। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है, अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अदर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो एक चीज जो कि आप सिंपल रहे, सबसे सिंपल चीज रहे, वो हमारे पास है एलिमेंट। इसमें से ऑप्शन ए आपके पास बिल्कुल सही ऑप्शन था क्वेश्चन 4 का। कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड होता है जी टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स के, कंपाउंड मिक्सचर होता है एलिमेंट्स का। और उसके बाद जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इसमें फर्क क्या दोनों में, इसमें फिक्स्ड रेशियो होती है कंपाउंड में, मिक्सचर में फिक्स्ड रेशियो नहीं होती। लेकिन एलिमेंट सबसे सिंपल चीज है जो कि एलिमेंट आप कहते हो जिसका फिक्स्ड एटॉमिक नंबर होता है, आप ये भी कह सकते हो। तो ऐसी चीज जिसका फिक्स्ड एटॉमिक नंबर है वो एक एलिमेंट है। तो आपके पास क्वेश्चन 4 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। एक मिनट में साथ साथ ये साथ एडमिट करती हूँ बच्चों को ज्वाइन में। उसके बाद आपके पास है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ये बहुत इजी है, केमिकल बॉन्ड। बी ऑप्शन था क्वेश्चन 5 का आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन 6 का है आपके पास, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, आपको पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन नंबर के। ऑप्शन नंबर ए। मैम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सानिया 2 3 का मैं बता चुकी हूँ, एट द एंड बता दूंगी दोबारा आंसर। फिर अब ये आ ही गई है। तो क्वेश्चन 2 का हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 3 का है बायोकेमिस्ट्री, सी ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, 7 हमारे पास आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज। क्या कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसके पास आपके ऑप्शन क्या बनता है, डी ऑप्शन के प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटॉमिक मैस कहलाते हैं। एटॉमिक मैस हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो आपके पास नन ऑप्शन था। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है आपने मेरे बच्चों, कि जो एफपीएससी में होता है ना, आप देखोगे डी 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 बहुत सारे, आपने नन देख के कंफ्यूज नहीं होना, उसके सारे ऑप्शंस डी नन होते हैं। और आंसर शीट जब आप देखोगे ना तो तकरीबन तकरीबन आपके 10 से 12 एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यूज का आंसर होता ही नन है आंसर की में ना। तो नन आपने छोड़ नहीं देना कि नन हो नहीं सकता, नन पे बड़ा ध्यान देना आपने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 18 एंड मास नंबर इज 35, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब देखो हमने कहा है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। तो एटॉमिक नंबर इक्वल है 18, तो इसके प्रोटॉन भी हो गए 18। और उसके बाद आपके पास क्या है, मैथ नंबर दिया हुआ है, तो आप न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, 35 माइनस 18 कर देना आपने। 35 माइनस 18 कितना होता है आपके पास, मेरे तो कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, मेरी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं हाथ से कर रही होती हूँ। 17। अब देखो इस यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके पास, 18 17 कोई ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन आपके पास ठीक था नन। डी ऑप्शन इसका बनता है, क्योंकि देखो पहले उन्होंने प्रोटॉन्स पूछे हैं फिर न्यूट्रॉन्स पूछे हैं, तो पहले आप प्रोटॉन का आंसर दोगे। प्रोटॉन 18 और 17 कहीं आपके पास नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन। ठीक हो गया अच्छा, थैंक यू। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज फाउंड बाय कंपेयरिंग मास ऑफ एन एटम विद कार्बन। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक था, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कार्बन के साथ कंपेयर करके लेते हैं।
रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का आपके पास इरेटेबल एमसीक्यू तो ये अक्सर ही आ जाता है, एक क्लोरीन का आता है और एक कॉपर का आता है, आपने इन दोनों का याद रखना है, उसका देख लेना है। और क्लोरीन का आपके पास जो है वो है बी ऑप्शन 35.453। क्वेश्चन 11 का आपके पास था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आंसर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला देते हैं सिंपली। और उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला बेंजीन का क्या है, इसका ऑप्शन ए सही था, सी एच। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मूला क्या बनेगा, CH। तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक था क्वेश्चन 12 का। क्वेश्चन 13 आपके पास है फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इनमें से कोई भी फॉर्मूला ठीक नहीं था आपके पास, इसका आंसर था डी ऑप्शन, नन। क्यों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो डी ऑप्शन आपके पास बनता है। देन क्वेश्चन 14 आपके पास है व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड व्हिच गैस इज रिलीज। बेकिंग सोडा जब हम रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सॉल्ट एनालिसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों की आइडेंटिफिकेशन ही ऐसी होती है कि CO2 गैस विद एफरवेसेंस इवॉल्व होती है, तो आपके पास सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक था। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाए या सोडियम कार्बोनेट, दोनों में CO2 इवॉल्व। उसके बाद कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम की हमारे पास है +2, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम 2A ग्रुप का एलिमेंट है, तो जो 2A ग्रुप के हैं उनके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आती है वो आती है +2, बी ऑप्शन। O22 नेगेटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखो यहाँ पे ये आइन भी है और एनाइन भी है, लेकिन O2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है, तो इसका जो आइन कहलाता है वो कहलाता है मोलेकुलर आइन। इस वजह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट बनता है। अगर ये होता कैल्शियम सिंपल 2+ या फिर F नेगेटिव, सिंपल F नेगेटिव, तब आप इसको एनाइन लेते। अब O2 इज अ मॉलिक्यूल, तो आप इसके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मोलेकुलर आइन। देन क्वेश्चन 17 हमारे पास है स्पीशी दैट कंटेन एन ऑड इलेक्ट्रॉन, ये सिंपल है, रेडिकल बहुत इजी है, वो स्पीशी जिसमें ऑड नंबर होते हैं वो रेडिकल कहलाती है और एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशी है हमारे पास। विच ग्रुप एलिमेंट एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक, अब मोनोएटॉमिक कौन से एग्जिस्ट करेंगे, ऑब्वियस बात है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को आप क्या कहते हो, 8A ग्रुप मेंबर्स, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से ये आपके पास बॉन्डिंग नहीं करते और सिंपल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है जीनोन की। आपने देखा है कि जीनोन जो है वो आपके पास कुछ कंपाउंड्स शो करते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। XeF4 हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर में एग्जिस्ट कर रहा होता है, XeF4, XeOF4 एग्जिस्ट कर रहा होता है, OF2 सॉरी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो जीनोन एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। जीनोन की एक्सेप्शनल बिहेवियर की रीजन क्या है, ये जीनोन आप देखोगे सबसे नीचे नीचे ग्रुप में प्रेजेंट है, जीनोन के नीचे बस रेडॉन ही रह जाती है। रेडॉन आपके पास रेडियो एक्टिव गैस है, तो रेडियो एक्टिव वाले जितने भी मटेरियल या एलिमेंट हैं उनको हम कभी भी जनरल ट्रेंड में कंसीडर नहीं करते, ये चीज याद रखना। आप जब भी बात करोगे आपके पास कभी भी आप बहुत स्पीड में है, असल में मैं बीएड पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना चाह रही हूँ माजिया, ओके मैं थोड़ी स्पीड स्लो कर लेती हूँ। अच्छा जी, जीनोन हमारे पास एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जीनोन का साइज बहुत बड़ा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन फिर आती है, ठीक है। जो जीनोन है उसका साइज बहुत बड़ा है, उसके जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है छठे सातवें शेल में वो बहुत दूर है उसके न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है आउटर मोस्ट पे वो बहुत ज्यादा कम है, तो मतलब इनका तो कोई होल्ड ही नहीं है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट। तो जीनोन के जो आउटर मोस्ट बेशक कम है, कंप्लीटली है स्टेबल जीनोन, ये बात नहीं कि जीनोन स्टेबल नहीं है, जीनोन स्टेबल है, उसका आउटर मोस्ट भी कंप्लीट है, लेकिन आउटर मोस्ट वाले न्यूक्लियस से इतने ज्यादा दूर हो जाते हैं कि न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है और बिल्कुल लेस टाइटली हेल्ड है। तो अब उनके कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो कि बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखता हो ऑक्सीजन को, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, सॉरी, तो वो उनको खींच लेगा, क्योंकि ये बहुत लाइटली हेल्ड है, इनको चाहिए तो और इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा खींचने की। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद है सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन, थर्ड मोस्ट है नाइट्रोजन। तो इनमें से कोई ऐसा अगर एलिमेंट आ जाता है इसके करीब तो ऑब्वियसली वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो इस वजह से जीनोन एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करके कुछ कंपाउंड्स शो करता है।
लेकिन यहाँ पे मोनोटॉमिक की फॉर्म में हम 8A को ही लेंगे ग्रुप। उसके बाद जी आपके पास क्वेश्चन 19 आ जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है मोल की, कि कोई भी सब्सटेंस उसके 1 मोल में एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो उसका 1 मोल कहलाएगा। सोडियम की बात करूं तो उसमें 23 ग्राम ऑफ सोडियम 1 मोल है। अगर वाटर की बात करूं तो 18 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल के 1 मोल है। तो जिसमें एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे वो इसका 1 मोल हो जाएगा। फिर 20 आपके पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन फ्रॉम 9 मोल्स ऑफ ओजोन। अब देखो यहाँ पे ओजोन का मोल दिए गए हैं, मास पूछा गया है। तो आप यहाँ पे सिंपल मोल बार का फॉर्मूला लगाओगे और कुछ नहीं करना था आपने। मोल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, देखो उसने 9 मोल्स दिया, उसने पूछा क्या है मैस, तो आप यहाँ मैस फाइंड करना है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सिंपली मैस आ जाएगा। मोल्स दिए हुए उसने 9 मोल्स, मोलर मैस आपका ओजोन को पता होना चाहिए, ओजोन का फॉर्मूला पता होगा तो मोलर मैस खुद ही निकाल लोगे। ओजोन O3 है तो एक ऑक्सीजन का 16 है, 16 16 32 और एक और 16 ऐड कर दोगे, जो भी इसका 16 16 16, तो इसको अगर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 48 आ जाएगा। 48 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आई होती है, आपने हाथ से करनी होती है, इतनी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको हो। अब यहाँ पे आंसर है आपका 4, क्या आता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, और 48 मल्टीप्लाई बाय 9 432। अब ऑप्शन आपको दिया गया है, नहीं दिया गया तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा नन पे चला जाना, नन पे। ठीक हो गया जी। इस अच्छा मुझे यहाँ पे एक और चीज भी बताओ, चैट बॉक्स में खुद ही बताओगे, मोल का यूनिट क्या है, मैस का यूनिट क्या है, मोलर मैस का यूनिट क्या है। अक्सर यहाँ से ये पूछता आपसे, यूनिट पूछा होता है उसने। नेट जाहिद मेरे पास बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, बाकी किसी का पास और कट रही है आवाज। तो अगर इसके पास नेट का इशू आ रहा है हम उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे लेक्चर के बाद, कोई इशू नहीं है। तो मुझे आप जल्दी से मोल का यूनिट बताओगे चैट बॉक्स में, या अपना ऑडियो एक सेकंड के लिए खोल के, मैथ्स का भी और मोलर मैथ्स का भी आपसे पूछा जाता है। ड्यू टू एक्साइटमेंट आई फॉरगेट नन ऑप्शन, इतनी एक्साइटमेंट वाली कौन सी बात ही है। कोई मसला नहीं है हमारे यहाँ, हाँ, अब अगली बार अच्छी बात है, नंबर कट गया है। मैथ्स का यूनिट ग्राम है, मोलर मैथ्स का यूनिट ग्राम पर मोल है, एंड मोल का स्मॉल मोल है। बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हो, बस मैंने यही पूछना था। मोल का यूनिट देखो मैं यही देखना चाह रही थी। अब शाकिर ने आंसर दिया है मोल का यूनिट मोल है, मोल का यूनिट देखो ये इसका ना, आप जो यूनिट लिखते हो ना, तो ये ध्यान रखना यूनिट में ना कोई गलती नहीं होती। यूनिट आपका एक तो छोटे एम से शुरू होना है मोल का, और एट द एंड ई नहीं लगाना, ये देखना चाह रही थी मैं। मैथ्स का हम जो एटम्स में लेते हैं ना यूनिट शाफे, वो ग्राम में लेते हैं, लेकिन केजी गलत नहीं होगा, अगर केजी में दिया जाए तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो ये चीज बस देखना बताना था कि यहाँ पे ये मैं आपने मोल का यूनिट पूछ ले तो ये मोल का यूनिट है, उसका यूनिट पूछ ले तो जी यूनिट है, और मोलर मैथ्स का यूनिट पूछ ले तो ग्राम पर मोल आपके पास यूनिट है। ये 3 यूनिट्स हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद ओके, एक मिनट मुझे इरेज करने तो, बहुत गंद मच गया यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आई है आप लोगों को। अच्छा जी, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हालांकि बंदा मुझे बताया तो करो, साइड पे बच्चे आए हुए हैं, वो बेचारे भी आ जाए। अच्छा जी देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2। An atom of this element will form an ion that will have a charge of, इसका क्या लगाया मुझे, इसका भी जरा बताओ जरा चैट बॉक्स में कि इसका आप लोगों ने क्या लगाया। क्वेश्चन 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हो कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। +2 एग्जैक्टली, ठीक हो गया सानिया राबिया। बिनते अमीन, यह विश ठीक हो गया, सबको आता है। ओह, मैं थोड़ा आसान दे दिया ये वाला। तो बिल्कुल आपने देखो पहचानना है ग्रुप कौन सा है, जो ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपने उसका वैलेंसी निकाल लेंगे। अगर ये P1 आता तो वो 3 कर देता, 1s2 2s2 2p1, मतलब वो एल्यूमिनियम फैमिली बन गई है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी वैलेंसी बना देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, टोटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर भी जरा देते जाओ, शाबाश, ये मैंने पीपीएससी वालों को बड़े डिटेल से पीरियोडिक टेबल पढ़ाया हुआ है।
मैंने कहा मैं दो दो तीन तीन तो दूंगी ना आप लोगों को जनरल। तो टोटल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, राबिया कहती है 118, सादिया कहती है 109, बाकी मैक्सिमम ने 118 लगाया है। खुशी हुई जान के कि बिल्कुल आपके पास टोटल एलिमेंट्स 118 आ गए हैं, 118। ओके, लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन सा है भाई हमारे पास? एलिमेंट्स में हम 118वां वाला का नाम क्या है? ओजी। राबिया परवेज कहती है नो आइडिया। ऑर्गेनिसन, बिल्कुल हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है उसका नाम है ऑर्गेनिसन। मोस्टली वो पूरा नाम नहीं देता आपको, वो आपको एब्रीविएशन देता है, तो आपने एब्रीविएशन लिख देनी है ओजी। और आपने ये तीन याद करने हैं पीरियोडिक टेबल। लास्ट सेकंड लास्ट भी पूछ लेते हैं, थर्ड लास्ट भी पूछते हैं। तो सेकंड लास्ट ये लेटविनियम है, एलवी, और थर्ड लास्ट आई थिंक टीएस है, या देख लेना, मुझे इस टाइम याद नहीं है। लास्ट टू यही है, सेकंड लास्ट और ये लास्ट ऑर्गेनिसन है आपके पास। ऑर्गेनिसन अक्सर मैक्सिमम टाइम बहुत दफा आता है ये। और टोटल 118 हो गए हैं। हु इन्वेंटेड पीरियोडिक टेबल, इसका क्या लगाया? क्वेश्चन 24। मोस्टली नन, नन। राबिया कहती है, पर राबिया सानिया भी कहती है नन। ओके, इसका नन आंसर है क्वेश्चन 24 का आपके पास। पीरियोडिक टेबल डिमिट्री मेंडलीव साइंटिस्ट था हमारे पास, उसने डिस्कवर किया था, डिमिट्री मेंडलीव। डिमिट्री मेंडलीव वाज द साइंटिस्ट। और डिमिट्री मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था एटॉमिक मैस की बेस पे। डिमिट्री, इसका लिख लो, बल्कि डिमिट्री अक्सर नहीं होता, डी मेंडलीव ही होता है इसका नाम, तो कंफ्यूज नहीं होना। पूरा नाम डिमिट्री है, बाकी डिमिट्री मेंडलीव उसका पूरा नाम है, ठीक है। डिमिट्री मेंडलीव वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल। अक्सर ये भी आया होता है, उसने अरेंज किया था एटॉमिक को, पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मैस की बेस पे। ये चीज याद रखनी है, जनरल नॉलेज की है, एटॉमिक मैस की बेस पे। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था मॉसले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय मॉसले, और इसने अरेंज किया था एटॉमिक नंबर की बेस पर, क्योंकि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी वो पीरियोडिसिटी शो कर रही थी एटॉमिक नंबर की बेस पे ज्यादा अच्छे से। तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज इन्वेंटेड बाय मॉसले, बट सिंपल पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड बाय मेंडेलीव। बिल्कुल यहाँ पूछा नहीं गया, तो हमारे पास यहाँ पे नन ऑप्शन है, इसी वजह से बिनते अमीन। तो आपके पास नन ऑप्शन है, तो मैं जनरल बता रही हूँ जिन बच्चों को कि एटॉमिक मॉडर्न आ जाए तो फिर मोस्टली आ जाता है आपके पास। अच्छा जी, एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, दोनों का एक ही नाम है हमारे पास, एक ही बात हो जाती है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर को। तो ये आपको ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, सिनोनिम ऑफ एबॉट। इसका क्या लगाया है भाई? जल्दी से मुझे एक दो बच्चे बताएंगे ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों ने ओके अब याद भी किया कि नहीं। इग्नोर मोस्टली नन ऑप्शन देखो, इसीलिए मैं अक्सर नन मेरे टेस्ट में लाजमी होंगे नन, ये याद रखना। बिकॉज बिकॉज बहुत सारे नन ऑप्शन देखोगे आंसर की में फाइनल पीपीएससी। ठीक हो गया है। मॉन्क अबाउट हम कहते हैं किसी भी सुपीरियर बंदे को जो कि रिलीजियस सुपीरियरिटी रखता हो। तो वो कैब बहुत इनफ था, मतलब ज्यादा थी, उसको थोड़ी कम कर दें, आप क्या कहना चाह रहे हो? 25 का आंसर ए है हमारे पास, माजिया। अच्छा जी, मुझे बच्चे अभी मैसेज कर रहे हैं, मैम वो क्विज सॉल्व करके भेजना है क्या? कोई हाल नहीं है आप लोगों का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास है ए ऑप्शन, मोंक। ठीक है, ऐसा बंदा जो कि हमारा इमाम को कह सकते हो, जो रिलीजियस सुपेरिटी रखता हो, उसको हम कहते हैं एबॉट। एंटोनिम ऑफ अबायंस अबेयंस इज क्वेश्चन 27। हाँ जी, क्या लगाया है क्वेश्चन 27 का? लेजीनेस, एक्टिवनेस क्या होता है? एंटागोनिस्टिक। बिनते अमीन के अलावा क्या लगाया बच्चों ने? एक्टिवनेस, बिल्कुल। बी ऑप्शन इसका यहाँ ठीक था। इसका एक्चुअल देखो, मैंने इसका मीनिंग होता है सुस्त, लेकिन मैंने पूछा एंटोनिम उल्टा, तो सुस्त का उल्टा क्या होगा? जो बंदा बहुत ज्यादा एक्टिव हो। तो बी ऑप्शन आपके पास ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन 28 का सिनोनिम पूछा, अब मैंने मीनिंग पूछा है, काइंडली ये चीज देखना है वो सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है, तो आपने उसके लिहाज से मीनिंग देना है। तो सिनोनिम ऑफ एब्जेक्ट इज 28 माइजरेबल, बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद एंटोनिम फॉर एब्स्ट्रूस, अब उसने एंटोनिम पूछ लिया। तो एब्स्ट्रूस कहते हैं किसी मिस्टीरियस चीज को जो छुपी हुई हो, साफ वाजिया ना हो, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा विविड या क्लियर। तो ये वाली बहुत रिपीट हुआ है, एब्स्ट्रूस बहुत रिपीट हुआ आपके पास एफपीएससी में। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 30 है जी, चूज करेक्ट सेंटेंस, कि इसमें से आपने बताया नाउन था आपका ऑप्शन, तो नाउन के रूल्स को आपने थोड़ा सा याद रखना था। और उसमें से ये दो रूल जो तीन दिए हुए हैं ये मोस्ट रिपीटेड रूल्स है आपके पास, तो मेरी ट्राई होती है कि मोस्ट रिपीटेड वाले ही दूं। तो इसमें आप लोगों ने मुझे एबीसी की फॉर्म में बता दो क्या लगाया है। द दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ, इसमें क्या है, नन आएगा या क्या आएगा? ये ए जिसने लगाए है ना, उसको तो सोटी लगनी चाहिए। इसका है सी ऑप्शन करेक्ट। देखो जब भी हमारी चीज बनती है ना, किसी चीज मटेरियल की, या रूल है हमारे पास कि कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी चीज जो बहुत उस यूनिट से, बेसिक यूनिट से मिलके बनी हो, तो उसको हम सिंगुलर यूज करते हैं। तो दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक्स एंड स्टोन, हालांकि बहुत सारी लगी होती हैं ईंटें और पत्थर, लेकिन जब वो एक होल चंक बना देते हैं ना, चंक से मिलके बनी होती है एक होल चीज, तो उसको हम, नाउन का रूल है, सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन थी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 31 बहुत इजी है। ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। इसका ए ऑप्शन है कि आपके पास जब भी कोई करेंसी की बात आती है तो करेंसी के बाद हमेशा सिंगुलर लगेगा, ये चीज याद रखनी है। तो करेंसी दी हुई है आपके पास नोट में, तो आपके पास यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ही गेव मी अ 10 भी सिंगल आएगा, रुपी भी सिंगल आएगा, नोट भी सिंगल आएगा। क्वेश्चन 31 के बाद आपके पास है मरी इज द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आपके पास स्विट्जरलैंड क्या है विद रिस्पेक्ट टू, एडजेक्टिव नहीं है, हम पढ़ ही नाउन रहे हैं, तो मैं नाउन से बाहर दे ही नहीं सकती। अच्छा एक चीज याद रखनी है, अब प्रोनाउन होगा ना तो उसमें मैं नाउन को एक एमसीक्यू डाल सकती हूँ लास्ट में, तो नाउन को अब अपने दिमाग में रख, कम दूंगी, प्रोनाउन ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन मरी इज द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, तो एक तशबीह दी गई है। मरी भी एक शहर का नाम है, स्विट्जरलैंड भी एक शहर का नाम है। तो नाम हम क्या होते हैं, नाउन इंग्लिश में हम नाम को क्या कहते हैं, नाउन। तो सिंपल ए ऑप्शन आपके पास ठीक था। अब फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है? क्वेश्चन 33 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल। ये एमसीक्यू बहुत दफा आया हुआ है। ऑनेस्टी की मतलब पूछता है कौन से नाउन, और वो मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट की एग्जांपल देता है आपको। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम ऐसे नाउन को कहते हैं जो आप देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हो सेंसेस की मदद से। और लव, हेट, जो इस टाइप की होती है फीलिंग्स वाली चीजें, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन आपके पास 34 क्वेश्चन है, पोल्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पोल्ट्री आपके पास किस टाइप की एग्जाम्पल है, नाउन की कौन सी टाइप की है? तो पोल्ट्री आपके पास है कलेक्टिव नाउन। ठीक हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया है। बच्चे पढ़ के आए हैं आज, मुझे खुशी हो रही है, वैसे आप लोगों ने पढ़ के दी है। देखो इस यही आते हैं, पढ़ लिया तो टेस्ट इजी लग रहे हैं, कल बिना पढ़े दिया था तो बहुत आपने गंदा क्या, तो पढ़ोगे तो खुद ही कुछ चीजें आती हैं, आपको इजी भी लगेगा। उसके बाद आपके पास 35 है, सिनोनिम ऑफ एब्सकॉन्ड, के सिनोनिम ऑफ एब्सकॉन्ड क्या है? इसका आपके सेंटेंस भी है, और ये वाला भी मोस्ट रिपीटेड है आपके पास, बहुत दफा है एब्सकॉन्ड। तो एब्सकॉन्ड का मीनिंग आपके पास है एस्केप, किसी चीज से फरार होने को हम कहते हैं एब्सकॉन्ड। तो ठीक हो गया, ये आपके पास इंग्लिश और केमिस्ट्री थी जो कि इजी थी, खैर बीएड से भी इजी दी हुई थी। ये क्या हो गया है, हाँ, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आप लोगों को मसला आ रहा है, मुझे एक मिनट इरेज कर लें तो, आधा मिनट बल्कि 10 सेकंड दो मुझे, मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, एक सेकंड, ठीक हो गया। चलो जी, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा मेन टॉपिक बीएड, जो कि आप लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। अब देखो, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज टू इम्प्रूव लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स इज, कि हमारा डिफरेंट गैदरिंग्स को इकट्ठा करना ताकि हमारी लर्निंग इंप्रूव हो सके, हमारी स्टूडेंट की। बेसिकली हमने काम क्या करना, टीचिंग एंड स्टूडेंट्स के रिलेशन को पढ़ते हैं हम बीएड में। तो इसका हमारा क्या है, मेन डेफिनेशन दी थी मैंने आपको, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, हाँ ठीक हो, असेसमेंट, बिल्कुल किसी चीज को असेस करना, किसी चीज को जांचना, भांपना, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, इसको हम कहते हैं असेसमेंट। तो आपका पहला एमसीक्यू बहुत सिंपल था कि इंफॉर्मेशन गैदर करना कि ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग इंप्रूव हो सके, उसको हम कहते हैं असेसमेंट, बी ऑप्शन। देन अकॉर्डिंग टू पलूम्बा एंड बैंटा, क्लास असेसमेंट एक कैसा प्रोसेस है? असेसमेंट एक है कैसा प्रोसेस, हैphazardly है, सिस्टमेटिकली है, zigzag वे में चलता है या नन है?
तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है असेसमेंट, क्लास असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, कभी भी ये रैंडम नहीं होता। सिस्टमेटिक में देखो, आप एक सेमेस्टर स्टार्ट करते हो तो, या फिर आप कोई भी लाइक अब आप लेकर चलो, आपकी हमारी बीएड की क्लास हमने ये रखा है ना सेशन। अब पहले क्या हुआ था, पहले डेमो चीज हुई थी, उसके बाद मैंने एक डेमो क्विज लिया, उसके बाद आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया, आज क्विज 1 हुआ है, फिर क्विज 2 होगा, फिर क्विज 3 होगा, क्विज 4 में सारा कलेक्टिव असेसमेंट एक सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं। पहले आप देखोगे हमने एक इजी मॉड्यूल रखे हैं, सिंपल सिंपल फंडामेंटल्स को लेके चले हैं। अब स्टार्ट में तो हम नहीं लेके चल सकते थे ना बिल्कुल सबसे मुश्किल वाली चीज, ये सबसे मुश्किल मॉड्यूल, सबसे पहले पहले सबसे इजी रखा कि फंडामेंटल्स बिल्कुल इजी है, इनका मोरल हाई हो जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक वे से चीजों को लेके चलना, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक पे, कि असेसमेंट कर रहे हैं लेकिन सिस्टमेटिक। लाइक अगर हम छोटे बच्चों की बात की जाए तो पहले क्या होता है उनका, उनकी क्लासेस होती हैं, फिर उनका फर्स्ट टर्म होता है, देन उनका क्लासेस होती हैं, फिर उनका सेकंड टर्म होता है, फिर उनकी क्लासेस होती हैं, देन उनका फाइनल टर्म होता है। तो एक सिस्टम, एक लाइन में चलने को हम कहते हैं सिस्टमेटिक पे। फिर फाइनल टर्म की बेस पे हम जजमेंट कर देते हैं। तो असेसमेंट, और असेसमेंट क्या है, एट द एंड हमने देखना रिजल्ट ही है कि फाइनल रिजल्ट में कौन फर्स्ट आया सेकंड आया। हम अज्यूम असेसमेंट करेंगे कौन सा बच्चा सबसे अच्छा है, किसकी लर्निंग सबसे अच्छी हुई है। तो एट द एंड देखनी लर्निंग ही है, लेकिन चलना किस तरीके से है, सिस्टमेटिक वे से। तो उसने डेफिनेशन ही यही दी थी कि क्लास असेसमेंट इज अ सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक वे से चलते हुए हमने एट द एंड बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी है। तो आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन सही था। उसके बाद क्वेश्चन 38 है, द टूल दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज एंड कनेक्ट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड इज। इसमें क्या आएगा, इसके ऑप्शंस मुझे बीएड के आप बताओगे साथ साथ ही, ताकि आप लोगों को इवेल्युएशन। और कोई, हमारे पास 10 मिनट है, जल्दी से खत्म करना है हमें इसको, रनिंग आउट ऑफ टाइम आ गया। बिनते अमीन के अलावा किसने क्या लगाया है इसका, the tool that acts as a bridge and connect past and future. Its correct option is, come on, assessment definition है assessment की, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो क्लोजली है तीनों, मैंने इसी जानबूझ के क्लोज आंसर्स दिए थे। जजमेंट में किसी हद तक ठीक है, इंप्रूवमेंट भी बेसिकली असेसमेंट में कर क्या रहे हो, असेसमेंट में करते तो इंप्रूवमेंट ही है ना, उसका मकसद इंप्रूवमेंट ही है। लेकिन एक ब्रॉडली टर्म में बात की जाए कि स्टूडेंट का पास्ट गंदा था, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट अच्छा नहीं था, मैंने पॉलिसीज बनाई, मैंने स्टूडेंट के फ्यूचर या ग्रेड्स को बहुत अच्छा कर दिया, तो मैंने एट द एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैंने असेस कर लिया। तो उसके पास्ट को फ्यूचर से जो मेनली ब्रॉडली चीज कनेक्ट कर रही है वो कर असेसमेंट ही रही है। असेसमेंट कर इसीलिए रही हूँ कि इसके पास्ट को देखूं, उसमें चेंजिंग करूं, उसमें इंप्रूवमेंट लेके आऊं उसके फ्यूचर में। तो जो चीज कनेक्ट कर रही है उनको, वो है असेसमेंट। देन क्वेश्चन 39 क्या है हमारे पास, प्रोसेस ऑफ जजिंग सम एबिलिटी एंड डिसाइडिंग अबाउट द एबिलिटी इज कॉल्ड। तो बहुत इजी है, किसी को आप देख के क्या करते हो, क्या कर रहे हो, तो बैठे बैठे ये ऐसा है ये वैसा है, इसकी अच्छे दिमाग लग रहा है, क्या कहते हो उसको, ए टेस्टिंग, टेस्टिंग, किसी को टेस्ट करते हो आप। देखो मेरी बात सुनो, इवेल्युएट होता है एट द एंड फाइनल रिजल्ट लेके आना, कि मैंने ये इवेल्युएट कर लिया। अगर मैं किसी की चीज को स्टार्टिंग में देख के जज कर रही हूँ, लाइक मैं आज आप लोगों के भी इसके बाद मार्क्स पूछूंगी, ठीक है, मार्क्स पूछूंगी किसके किसके कितने कितने आए हैं, तो मैंने रैंडम जज किया पहले टेस्ट से, तो ये है मेरा टेस्टिंग। अब मैं आखिरी, जब बिल्कुल आखिरी क्विज लूंगी ना फाइनल, तब मैं आपको इवेल्युएट करूंगी, तब मैं इवेल्युएशन पे जाऊंगी। स्टार्टिंग अभी बिल्कुल स्टार्ट में जज करना किसी की चीज को कि ये कैसा है या बुरा है, आज के टेस्ट में मैं जज कर लूंगी कि ये बच्चा पढ़ के आया, ये पढ़ के नहीं आया, लेकिन मैं आज के टेस्ट पे इवेल्युएट नहीं कर सकती। इवेल्युएट होता है बिल्कुल आखिर का प्रोसेस। ठीक हो गया, तो इसका आपके पास ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा ध्यान स्टेटमेंट पढ़नी है, जजिंग जज करना है बस अभी। उसके बाद क्वेश्चन 40 है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेप इन असेसमेंट। असेसमेंट के हमारे पास स्टेप्स है ना, जजमेंट थे, टेस्टिंग थी, इवेलुएटिंग, मैकेनिंग, इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कौन सा हमारे पास, सी ऑप्शन, बिल्कुल साइमा ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन आप बिल्कुल एंड में करते हो, और इवेल्युएशन वो वाहिद स्टेप है जिसमें आप सारे टेस्ट, सारे सारे जितने भी प्रोसेस किया ना उनके रिजल्ट को कंपाइल करते हो। चाहे मैंने ड्यूरिंग एक क्लास में लेक्चर्स दिए हैं, फिर मैंने सरप्राइज क्विज लिए हैं, फिर मैंने फर्स्ट टर्म लिया है, फिर मैंने मिड्स लिए हैं, और मैंने बहुत चीजें की हैं। तो उस सारे प्रोसीजर को कंपाइल करना, फिर मैं इवेल्युएट करूंगी, तो आपके पास सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज आ जाएगी वो आएगी इवेल्युएशन।
देन क्वेश्चन नंबर 41 है, द बेसिक पर्पस ऑफ ऑल द असेसमेंट प्रोसीजर इज। ये सबसे इजी था कि हम असेसमेंट करते क्यों हैं, कि क्या हो जाए हमारे पास। बार बार इस स्लाइड्स में इसकी बात थी कि हम असेसमेंट क्यों कर रहे हैं। हम असेसमेंट कर रहे हैं ताकि हमारे पास इंप्रूवमेंट हो जाए। असेसमेंट का मकसद ही यही है, चीजों को चेंज करना, पहले देखना पास्ट में क्या था, फिर इम्प्रूवमेंट पॉलिसीज को चेंज करना, और फिर फ्यूचर में क्या होगा उसकी इंप्रूवमेंट हो जानी है। तो बेसिक पर्पज ऑफ असेसमेंट इज इम्प्रूवमेंट। फिर है टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच, फिर हमारे पास टेस्टिंग की टाइप्स आ गई थी। तब देखो टेस्टिंग में हमने क्या, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन में काम किया है। टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन में हमने बच्चे को पास्ट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी गैदर करनी है इंफॉर्मेशन, उसकी चेंजिंग करनी है पॉलिसीज में, और एट द एंड उसमें इंप्रूवमेंट लेनी है। 36 से एमसीक्यूज क्लियरली समझ नहीं आ रहे सबके साथ, आवाज की कह रही हो या वैसे समझ नहीं आ रहे, मुझे ये बताओ। इजी है बीएड, मुझे तो बहुत इजी। अच्छा वैसे समझ नहीं आया, चलो मैं इसके अलावा किसी को मसला आ रहा है और किसी को, बाकी क्लियर है सबको? तो मैं उसको बाद में, ठीक हो गया वाजिया, मैं आपको इसके बाद अलग से कर देती हूँ, ठीक है? अगर टाइम थोड़ा रह रहा है तो आप मेरे पास पर्सनल में आ जाओ। अच्छा जी, उसके बाद देखो हमारे पास 42 एमसीक्यू है। टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट स्टेप्स आर डन बाय टीचर्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स अटेनमेंट। फॉर्मेटिव, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं फॉर्मेटिव में। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप के असेसमेंट्स है, ठीक है? फॉर्मल में मेरे पास आ जाएंगे एग्जाम्स, मेरे क्विज। लेकिन इनफॉर्मल में क्या आ जाता है, इनफॉर्मल में आपका आ जाता है सरप्राइज क्विज। टीचर आते हैं एक दिन, कहते हैं चलो अभी कॉपियां खोलो, सरप्राइज हो रहा है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी मैं प्रोसीजर्स अडॉप्ट करूंगी किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए, उसको मैं लेके आती हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इससे वो पूछ सकते हैं कि यहाँ से मैं एग्जांपल भी दे सकती थी, तो मैंने डेफिनेशन दी ना। अगर मैं आपको दे देती कि आपका मिड टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम, सरप्राइज क्विज में ले रहा है टीचर, तो वो किस टाइप की असेसमेंट। अब देखो उसमें फॉर्मल भी आ गए एग्जाम्स, और सरप्राइज क्विज इनफॉर्मल भी आ गया, तो आपके पास वो भी फॉर्मेटिव की टाइप आ जाती है। ठीक हो गया। फिर आपके पास क्वेश्चन 43 है, विच असेसमेंट मेनली फोकस ऑन द आउटकम्स ऑफ अ प्रोग्राम। कि कौन सी ऐसी है जिसमें मैक्स जो हम दरमियान की चीजों को नहीं देखते, मेहनत क्या हो रही है, हमने फोकस करना है रिजल्ट क्या आया है। तो ऐसी कौन सी असेसमेंट है? 43 एग्जेक्टिव आपके पास समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं। याद है टीचर अक्सर वो आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, उसमें 10-10 बच्चों को 3 ग्रुप बना देते हैं। तो उसमें ये नहीं देखता कि बीच में बच्चों ने मेहनत क्या की है, ग्रुप में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। एट द एंड ग्रुप की परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो वो असेसमेंट जिसमें आपने जस्ट रिजल्ट को देखना है, बीच में बच्चों की मेहनत और इतना फोकस नहीं रहती, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, तो वो आपके पास आ जाती है समेटिव असेसमेंट। ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन 44 आपके पास है, इफ लेस कंपनी फेल्स टू अचीव इट्स गोल। फॉर एग्जांपल लेस ने अपने एक महीने में 50 लेस बेचने थे, लेकिन वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकी। उसने पॉलिसीज देखी, अपनी बोर्ड मेंबर से कोई डिसीजन लिया, अपनी पॉलिसीज को चेंज कर दिया। तो हमारी किस टाइप की एग्जाम्पल होगी? जल्दी से बताना क्वेश्चन 44। सी इंटरनल, बिकॉज बिल्कुल। देखो कोई भी चीज जब हम अपनी इंटरनल पॉलिसीज को, हम चीज किसी चीज में फेल हो गए हैं, और हमने कोई ना कोई पहले जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हम अपनी एक चीज मेंटेन रख के सोचते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम उस चीज में नहीं कामयाब हो सके, तो हम अपनी चेंजिंग्स लेके आते हैं। देन उस चेंजिंग्स को करना मैं क्या कहलाती हूँ, इंटरनल असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल आज की एग्जाम्पल की बात कीजिए, अभी मैं क्विज देखूंगी आप लोगों का, मैं देखती हूँ मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स बहुत ही गंदे आए हैं, ठीक है? 30 बिलो आ गए। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी कोई पॉलिसीज चेंज करूंगी। मैं या तो स्लाइड्स को इजी कर दूंगी, या मैं 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर समझाऊंगी पहले, कोई ना कोई ऐसी अंदर के देखूंगी कि कहाँ गलती हुई है मुझसे। तो अपनी इंटरनल चीज की वीकनेस को ओवरकम करना, हम कहते हैं इसको इंटरनल असेसमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, अ स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इन गेनिंग 90% स्कोर। कि वो सक्सेसफुल हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, किस टाइप की एग्जाम्पल है हमारे पास इनमें से? 45, क्वेश्चन 45 जल्दी से बताना है। डी बिल्कुल ठीक है। वो चीज जिसमें हम अपना प्रोडक्ट मिले भी और अच्छा भी मिले, हमने प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो मिल जाए, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट असेसमेंट। अब आप लोगों के सबके मार्क्स 50 में से 45 आ जाएं, तो मेरी तो प्रोडक्ट असेसमेंट हो गई। मैं तो खुश हो जाऊंगी कि बच्चे 45 ले गए मैक्सिमम, मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ इस असेसमेंट में, तो वो कहलाएगी मेरी प्रोडक्ट असेसमेंट।
46 है, which assessment type mainly deal with problems of students especially language learning। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पास पेपर से आया हुआ है आप लोगों का, कि कौन सी असेसमेंट है जो कि मेनली फोकस करती है स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स के साथ, और प्रॉब्लम्स में भी सी मेनली प्रॉब्लम जो कि लैंग्वेज लर्निंग का है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, बिल्कुल डायग्नोस्टिक में हम स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स देखते हैं, स्पेशली स्टूडेंट जब आपके पास हर एरिया से आया होता है। अब आप में से पंजाबी भी है, सराइकी भी है, किसको अगर मेरी उर्दू समझ नहीं आ रही, कोई बहुत सराइकी एक्सेंट का है या कोई बहुत ज्यादा उर्दू पंजाबी एक्सेंट का है, उसको उर्दू इतनी अच्छे से समझ नहीं आती, तो मैं क्या करूँ, उसके लिए सेपरेट क्लास अरेंज करके पंजाबी ट्यूटर लेके आऊँ। तो इस टाइप की असेसमेंट को मैं कहूंगी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, क्योंकि वो तो पंजाबी एक्सेंट को समझने वाला है ना, उसको तो उर्दू नहीं समझ आ रही, और बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन मसला आ रहा है उसको समझने का। तो उसके लिए मैं लर्निंग प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो मैं करूंगी उसको मैं कहूंगी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 47, इफ अ स्टूडेंट परफॉर्म्स डिबेट एंड गॉट नो पोजीशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, उसने परफॉर्मेंस की है और कोई पोजीशन नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये किस टाइप की है। क्राइटेरिया रेफर्ड, बिल्कुल क्राइटेरिया रेफर्ड की आपके पास देखो डेफिनेशन यही थी कि उसमें परफॉर्मेंस के साथ आपको डील करना पड़ता है, पोजीशन आती है नहीं आती हमें मकसद नहीं है, बेसिक मकसद है उसने कुछ सीख ली है। तो इस टाइप की असेसमेंट को हम कहते हैं क्राइटेरिया रेफर्ड असेसमेंट। लाइक हम बच्चे स्किट्स परफॉर्म करते हैं, 10-12 स्किट्स होते हैं, पोजीशन 3 स्किट्स की आती है ना, लेकिन जो चौथा 5वां 6वां 7वां बच्चा है उसका क्या हो गया, उसका मोराल हाई हो गया, उसका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, तो इस टाइप को हम कहते हैं क्राइटेरिया रेफर्ड। 48 में है रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ असेसमेंट इज जनरली टर्म्ड एज, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, टाइम कम रह रहा है मैं इसके आंसर्स बता रही हूँ बस। रिप्रोड्यूसिबिलिटी आप कहते हो रिलायबिलिटी को, डेफिनेशन थी कि एक चीज बार बार आ रही है, आज मैं टेस्ट ले रही हूँ, कल ले रही हूँ, परसों ले रही हूँ, सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि मेरा जो सेशन है बैच 2 वो रिलायबल है, क्योंकि बच्चे बार बार अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उसमें। उसके बाद आपके पास है वैल्यू ऑफ रिलेबिलिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की वैल्यू कहाँ से आपके पास रेंज करती है, 0 से लेके 1 तक। 0 का मतलब